अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में मानसून की हालिया बारिशों से तबाही जारी है। फ्लैश फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग के तशवीशनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। अचानक से सैलाबी रेला आता है और अमलाक के साथ साथ इंसानों को भी अपने साथ ले जाता है। पहले 27 जून को सवात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 17 अफराद सैलाबी पानी में बह गए थे, जिनमें से 4 को बचाया जा सका था और 13 जाँ बहक हो गए थे। फिर इसके बाद आज इस्लामाबाद में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में एक गाड़ी तेज़ सैलाबी पानी में बह गई। गाड़ी में रिटायर्ड कर्नल इसहाक और उनकी बेटी सवार थीं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के हुकाम ने बताया है कि सुबह 8:15 बजे कर्नल रिटायर्ड इसहाक अपनी 25 साला बेटी को घर से सोसाइटी के गेट पर छोड़ने जा रहे थे। पानी का बहाव तेज़ था, गाड़ी बंद हो गई और फिर गाड़ी फिसलते हुए बरसाती नाले में जा गिरी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गाड़ी बहते हुए दरियाए सवा में चली गई। हुक्काम के मुताबिक सवा पुल और गोरखपुर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक ऐनी शाहिद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बाकी की तफसीलात बताई। आप इसके चश्मदीद गवाह, ये वाक़या असल में हुआ क्या था? ये सर सुबह का टाइम था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा गाड़ी पानी में बिल्कुल फंस चुकी है ना। तो मैंने साहब को बोला सर पीछे ले लो, अभी पानी ज़्यादा आ रहा है। कहते इधर से निकल जाएगी। जब वो निकालने लगे तो गाड़ी जो थी वो कंट्रोल नहीं हुई, सीधी खाई में जा गिरी। आप उनके पास काम करते थे? नहीं, मैं साथ ही चौकीदार हूँ प्लाजे पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब वो गाड़ी? फिर जैसे पानी गाड़ी में गिरी है, पानी पीछे से और ज्यादा होने लगा, फिर गाड़ी ऊपर की तरफ नजर भी नहीं आई। 20-25 फुट सर गहरी है वो। तो किसी ने कोई कोशिश की? कोशिश करने वाले सर बहुत है, ये DHA वाले मुलाजिम थे, पुलिस वाले थे, आर्मी भी थी, काफी थे, लेकिन सर वो कंट्रोल से बाहर थी बात। पानी बहुत गहरा था। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल से जाबाहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। जाबाहक होने वालों में लोधरा की डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल है, जबकि एक बच्चा लापता है जिसका अब तक पता नहीं चल सका है। और रेस्क्यू टीमों ने 200 से ज़ायद सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर दियामर अताउर रहमान ने बताया है कि बाबूसर से नीचे थक के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिससे लैंडस्लाइडिंग की वजह से बाबूसर रोड बंद हो गई, जबकि 7 से 8 किलोमीटर रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इसके अलावा 10 से 15 गाड़ियाँ सैलाबी रेले में बह गई हैं, जिनमें कोस्टर्स भी शामिल हैं। सैलाबी सूरत हाल के 22 चिलास में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। NDMA ने सयाहों को भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, द्यामिर, घाचे, मुजफ्फराबाद, नीलम, हवेली, बाग, पूंछ, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर और कोहिस्तान में शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। इसके अलावा आज महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा, लैंडस्लाइडिंग, दरख्तों का गिरना और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। जून से शुरू होने वाले मानसून के हालिया सीज़न में अब तक बारिशों से बड़ी तबाही हो चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर मामूली सूरत हाल। पंजाब में चकवाल के इलाके में 24 घंटे के दौरान 449 मिलीमीटर बारिश हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 26 जून से अब तक बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और घर गिरने से 242 अफराद की मौत हो चुकी है और 598 अफराद जख्मी हैं। NDMA के मुताबिक 854 मकानात, 12 पुल और 10 किलोमीटर सड़क तबाह हो चुकी है, जबकि 208 मवेशी भी मारे गए। NDMA के मुताबिक अब तक 450 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है। इस गैर मामूली सूरत हाल में कितनी जिम्मेदारी मौसमियाती तब्दीली की है और कितनी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, इस पर बात करेंगे। मगर पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद में गाड़ी में सवार कर्नल रिटायर्ड इसहाक और उनकी बेटी के रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात जो गुज़िश्ता 14 घंटे से जारी है। वहाँ मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज खान। मरियम, बहुत शुक्रिया। तफसीलात बताइएगा, 14 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोई पेशरफ्त हुई, कुछ पता चला है अभी तक? जी, कोई सुराग अब तक नहीं मिल सका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। ऑपरेशन के अंदर जो सबसे जारी है, जो सिविल हुक्काम है, उसके साथ ही जो आर्म फोर्सेस है, उनसे भी मदद दी गई और रेस्क्यू की हर मुमकिन कोशिश की गई। जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया गया। उसके बाद जो ड्रोन है उसकी मदद से भी जो है वो सुराग लगाने की कोशिश की गई। अभी भी नाइट विजन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरिया में पानी की सतह जो है वो कम होने के बाद वहां पर भी क्रेन्स उतारी गई है ताकि मिट्टी को हटाकर देखा जा सके कहीं कोई गाड़ी फंसी है गाड़ी के अंदर। उसके साथ ही जो कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक है, उनका और उनकी बेटी का कोई सुराग मिल सके, लेकिन फिलवक्त कोई सुराग अभी जो है वो यहाँ रेस्क्यू काम को नहीं मिला है। ताम जो ऑपरेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जारी रहेगा जब तक ये बाप बेटी मिल नहीं जाते। तो पिछले घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आज सुबह 8:30 बजे के दौरान
8:15 बजे के करीब जो है ये वाकया पेश आया, जब घर से ये बाप बेटी निकले और निकलते ही पानी का बहुत तेज बहाव था और वो जो नाला जो कि बरसाती नाला है, वैसे तो उसकी जो सतह है पानी की वो बहुत कम है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की वजह से नाला बिफर गया था, जिसकी वजह से वो घरों के सामने ही से सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। वहां से गाड़ी बहती हुई नाले में जा गिरी और उसके बाद से अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मुसलसल काम किया जा रहा है, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका। गाड़ी के कुछ हिस्से मिले थे, एक बम्पर मिला, साइड मिरर मिला, उसके अलावा गाड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जरूर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू हुकाम ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि यहीं पर जो कवर्ड एरिया है, नाले को जो बरसाती नाला है उसको कवर किया गया, उसके अंदर ही किसी जगह फंसे हो सकते हैं, किसी मिट्टी के रेले में, किसी जगह जो है वो क्योंकि मिट्टी भी काफी ज्यादा है तो उसके अंदर अब मिट्टी खोद के खुदाई करके ये ढूंढा जा रहा है कि कहीं पर बाप बेटी का सुराग मिल सके या गाड़ी का कोई हिस्सा मिल सके, जिससे ये जो है वो इम्कान पैदा हो कि शायद यहाँ पर वो मौजूद हैं। रेस्क्यू का सिलसिला तो जारी है, लेकिन साथ ही बारिश की पेशगोई भी है, तो रेस्क्यू काम इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि बारिश की सूरत में उनको ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ेगा, लेकिन जब तक बाप बेटी का कोई सिरा नहीं मिल जाता तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज, तफसीलात बता रही थी। हमारे साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा, ये जो कुछ हो रहा है, जो मसला इस वक्त नज़र आता है, ज़ाहिर है हुकूमतें ये कहती हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, मगर ये मसला इस वक्त जिसका हमें सामना है, पानी का बहाव होना, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ये मसला कितना हमारा अपनी वजह से है और कितना क्लाइमेट चेंज की वजह से है? जी देखें, जो आप बात कर रहे थे अभी कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, बारिशें शदीद हो रही हैं, कुछ अरसा पहले तक या कुछ दहाइयों पहले तक जब बरसात का मौसम होता था तो भी बारिशें होती थी, पर इस तरह की तबाहकारियां नहीं होती थी, बहुत कम था, या कुछ दहाइयों बाद सैलाब आते थे, इतने ज्यादा सैलाब नहीं आते थे। अब मसला ये हो रहा है कि ग्लोबली तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम हीट वेव्स, कहत और ये क्लाउड बर्स्ट जैसे प्रोसेस से गुजरे हैं। बरसात में क्लाउड बर्स्ट आम बात हो गई है पाकिस्तान में तो अब खास तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ जो बात, जो अभी आप वाकये का जिक्र कर रहे थे, हाउसिंग सोसाइटी में जो वाकया हुआ है, वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने दरियाओं के और नदी नालों की गुजरगाहों पे कंस्ट्रक्शन कर दी है और उनके गुजरने के रास्ते हमने तंग कर दिए हैं। असल में अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड आप देखें पाकिस्तान में, जहां भी रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद होता है वहां पे दरियाओं का रास्ता एक मुख्तस होता है, जो कि पिछले 100 सालों के फ्लड्स के हवाले से जो है वो बताया जाता है कि कहां तक दरिया का रास्ता होना चाहिए, चाहे दरिया सूखा है या दरिया भरा हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मुल्क में एक अनफॉर्चुनेटली ये मामला है कि हम कंस्ट्रक्शन वहीं करते हैं जहां पे हमें लगता है दरिया आसपास है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट इनवाइट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जी ये क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन जो ज्यादा डिजास्टर हो रहा है वो हमारी अपनी मिस प्लानिंग की वजह से है। और फिर क्योंकि ज़ाहिर है फिर हुकूमत की तरफ से दावे भी किए जाते हैं कि हम इकदाम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए इम्कान कर रहे हैं, के लिए इकदाम कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारों से कमिटमेंट भी की जाती है, लेवी भी लगाई जाती है, मगर प्रैक्टिकली आप कोई पॉलिसी देख रही हैं जो बनती नजर आती हो, फिर ऑन ग्राउंड आने वाले सालों में उस पर अमल दरामद होता नजर आता हो? देखिए, प्रैक्टिकली तो एक हमारी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनी हुई है, सूबाई सब्जेक्ट है, सूबों में पॉलिसी मौजूद है, लेकिन उसका इत्तलाक जो है कहीं नहीं दिखाई देता। अभी देखें नॉर्थ में भी ग्लॉफ आ रहे हैं, बाबूसर में क्या वाकया हुआ इतना बड़ा, वहां पे भी टूरिस्ट गए हुए हैं, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका फाल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो हमारी प्लानिंग है, पॉलिसी है, जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि लोकल गवर्नेंस सिस्टम का होना भी तो जरूरी है, और जहाँ लोकल गवर्नेंस सिस्टम मौजूद है वहां पर भी जो है हम लोगों ने सिर्फ नाम के लोकल गवर्नेंस सिस्टम एस्टैब्लिश किए हुए हैं, कोई पॉलिसी हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मसला है। और दूसरी बात, चले कुछ तो हो गई ना, कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, हम मजीद कंस्ट्रक्शन भी करते जा रहे हैं, दरियाओं के ऊपर 5 स्टार होटल बन रहे हैं, मुअत्तबाद झील पे देखें, वहां पे डिजास्टर से एक झील बनती है और हम वहां पे होटल बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा और नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाना बंद कर दें, क्योंकि हमारे लोग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो रहा है, तब तक ये मसला जारी रहेगा। और दरियाओं की गुजरगाहों पे जो हमारे एक्ट मौजूद हैं, रिवर इंक्रोचमेंट एक्ट मौजूद है, सूबों में भी मौजूद है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है इस वक्त, और सख्ती से निफाज उसका होना चाहिए। क्लाइमेट इमरजेंसी पूरे मुल्क में लगा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर अब हमारा चारा नहीं। ये भी चौथा स्पेल है, एक स्पेल बल्कि एक क्या 2-3 स्पेल अभी और आने हैं मानसून के, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हम इस डिजास्टर में पॉलिसी का इत्तलाक करें या डिजास्टर आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ये आपने जो अहम बात की, आप ये कह रही हैं, आपकी तहकीक और तज्ज़िये के मुताबिक एक तो लोकल गवर्नमेंट, मजबूत लोकल गवर्नमेंट बहुत लाजमी है ऐसे क्राइसिस से निपटने के लिए, और दूसरा ऑन पेपर बाकायदा तौर पर उसूल मौजूद हैं कि कहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकती है, कहाँ नहीं, मगर उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, हुकूमतें इजाज़त दे देती हैं।
जी देखिए, कुछ जगहों पे तो अब मैं नहीं जानती हुकूमत इजाजत दे देती है या क्या मामला है। कुछ जगहों पे तो ये है कि चले इंक्रोचमेंट होती है, इंतजामिया आती है उसको हटाने, कुछ दिनों बाद वहां पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है एलीट कैप्चर का मसला है या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट का इशू है। मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहैसियत एक्सपर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में ये जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, पोर्ट सोसाइटी बनाई जा रही है। आप देखें 2022 में कराची की भी पोर्ट सोसाइटी सैलाब में थी और इस वक्त अभी 2025 के सैलाबों में आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके मुल्हिका इलाकों में पोर्ट सोसाइटीज इस वक्त सैलाब की जद में है। तो मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज को नहीं पता अमीर कौन है गरीब कौन है। हाँ, अमीर के लिए आसानी जरूर होती है उसके नुकसान की भरपाई करना, लेकिन गरीब के लिए कोई भरपाई करने वाला नहीं होता। तो इसके इम्पैक्ट जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट है और इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम लोग इमरजेंसी में की सिचुएशन में अगले डिजास्टर से पहले प्लानिंग अपनी इंप्रूव करें और इन्फोर्समेंट जो है जमीन पर वो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करवाएं। और उसकी कितनी अर्जेंट ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर मौसमियाती तब्दीली का जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी शिकार हो रहे हैं, वहाँ अमवात भी हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो रहा है। पाकिस्तान जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले से ही मसाइल हैं, ये अगर नहीं किया जाता फौरी तौर पर, तो जब आप स्टडी कर रही हैं आप क्लाइमेट चेंज को, कितना बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए बन सकता है आने वाले सालों में? देखिए, ग्लोबली पाकिस्तान की कुछ अपनी भी कमिटमेंट्स होती हैं ग्लोबल फोरम्स पे कि हम लोग क्लाइमेट में अडेप्टेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे, कम्युनिटीज को हम एंगेज करेंगे, मिटिगेशन करेंगे, यानी क्लाइमेट फ्रेंडली जो है अप्रोच लेकर आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी अप्रोच अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ ना, ये जो शहरों में क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे जंगलात को महफूज किया जाता है। हमारे यहाँ जंगलात बिल्कुल कट जाते हैं। अभी देख लें, आज की मैं वीडियो देख रही थी कि नॉर्थ में सैलाब है, फ्लैश फ्लड है, वहाँ टिम्बर माफिया लकड़ियां जो है वो फ्लैश फ्लड में फेंक के तो नीचे डाउनस्ट्रीम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फॉरेस्ट गवर्नेंस हमारी नहीं है, नेशनल पार्क्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस चीज पे इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो आज हम जहां कुछ शहर तबाह हो रहे हैं अर्बन फ्लडिंग से, अगले साल हम लोग पूरे मुल्क में वो तबाही देख सकते हैं। तो उस तबाही से बचने के लिए जरूरी है हम आज प्रिपेयर कर लें फौरी तौर पे, और हम इंटरनेशनल फाइनेंस पे ज्यादा रिलाय नहीं करें। पूरी दुनिया में इस वक्त आपको भी पता है ममालिक पीछे हट गए इंटरनेशनल फाइनेंस देने से, क्लाइमेट को सपोर्ट करने से। इस वक्त हम खुद ही पे डिपेंड करना, और कम से कम जो हम कर सकते हैं वो इकदाम तो हम करें, अपने लोगों को तो बचाएं, रेजिलियंस तो एस्टैब्लिश करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गजा समेत पूरे मशरिक़ वस्ता में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी जुनून की वजह से हालात इंतहाई ख़राब हैं और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इसराइल गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के अलावा खित्ते में एक के बाद एक मुल्क पर हमले कर रहा है, जिन पर अब ना सिर्फ खुद ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक सदर ट्रंप हैरान है, बल्कि ट्रंप इंतज़ामिया के कई अरकान नेतन्याहू के रवैये पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद खित्ते में इसराइली जारियत बिना रोक टोक जारी है। ख़ासतौर पर गजा में इसराइली जारियत हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही है और इसराइली फोर्सेस की जानिब से गुंजान आबाद इलाकों में कार्रवाइयों और खुराक की तकसीम पर कंट्रोल की वजह से गजा में लोग भूख से मर रहे हैं, जिस पर बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत इसराइल के तकरीबन 25 अहम मगरबी इत्तेहादियों का एक इंतहाई सख्त बयान भी सामने आया है। मगर पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हालिया इसराइली हमलों पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो हैरानकुन है, मगर ऐसा लग रहा है कि खुद ट्रंप इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल में परेशान नजर आ रही है। इतवार को अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने इंकशाफ किया था कि सदर ट्रंप गुज़िश्ता हफ्ते शाम पर होने इसराइली बमबारी और गजा के इकलौते कैथलिक चर्च पर हमले पर सख्त हैरान हो गए थे, जिसकी तस्दीक अब खुद व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कर दी है। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप पिछले हफ्ते इसराइल की गजा के चर्च और शाम में कार्रवाइयों पर हैरान हो गए थे और दोनों कार्रवाइयों पर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया था ताकि इन मामलात को दुरुस्त किया जा सके। गुज़िश्ता रात व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर ट्रंप का नेतन्याहू के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और वो उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं, लेकिन वो शाम में बमबारी और गजा में चर्च पर इसराइली हमले पर हैरान हो गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों मामलात में सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर नेतन्याहू को फ़ोन किया ताकि सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सके। CNN के मुताबिक ट्रंप, जिन्होंने इसी माह के आगाज़ में नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मेज़बानी की थी, उनका इसराइली वज़ीर आज़म से ताल्लुक़ हमेशा पेचीदा रहा है। अगरचे दोनों ममालिक करीबी इत्तेहादी हैं, मगर ज़ाती तौर पर दोनों रहनुमाओं में क़ुर्बत नहीं है, जैसा कि वाकिफ़कार अफराद बताते हैं, और उनके ताल्लुकात में बाहिमी बेएतमादी भी रही है। इसके बावजूद ईरान में इसराइली हमले में शामिल होने के बाद
ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा करीबी दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में एक इशाइये के दौरान नेतन्याहू ने ड्रामाई अंदाज में ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का खत पेश किया था। ट्रंप को उम्मीद थी कि नेतन्याहू का अमेरिका का 4 रोज़ा दौरा गजा में जंगबंदी के किसी मुआहदे पर ख़त्म होगा, जिसमें यरगमालियों की रिहाई और गजा में इंसानी इमदाद में नुमायां इजाफा शामिल होगा। और सदर ट्रंप ने दौरे से पहले बार बार कहा था कि वो उसी हफ्ते जंगबंदी की उम्मीद रखते हैं, मगर नेतन्याहू अमेरिका से किसी मुआहदे के बगैर ही वापस चले गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने शाम में भी फ़िज़ाई हमले किए थे और उन हमलों में उसने जनूबी शाम के शहर सवेदा में शाम की सरकारी फोर्सेस को निशाना बनाने के साथ साथ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी भी की थी, जिसमें शाम की वजारत दिफा को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। इसराइल ने इन हमलों से मुताल्लिक दावा किया था कि वो ये हमले शाम में दरूज़ कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है, जिसकी शाम के बद्दू कबाइल से झड़पें हो रही थीं। इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर भी बमबारी कर दी थी, जिसमें 3 अफराद मारे गए थे। इसराइल के इन हमलों पर आलमी बिरादरी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये खबरें भी सामने आई थीं कि शाम पर हमलों और नेतन्याहू के रवैये पर उनके अहम इत्तेहादी ट्रंप की इंतज़ामिया के मुतअद्दिद अरकान भी उनसे तंग हैं और ख़ुद ट्रंप इन हमलों पर हैरान रह गए हैं। इस हवाले वेबसाइट एक्सियोस ने इतवार को लिखा था कि गुज़िश्ता हफ्ते जब शाम के सदारती महल के ऊपर धमाकों का धुआं और मलबा गिर रहा था, तो उस वक्त व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में चमगोइयाँ तेज़ हो गईं कि नेतन्याहू काबू से बाहर हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार के मुताबिक नेतन्याहू एक पागल शख्स की तरह काम कर रहा है। वो हर वक्त हर चीज़ पर बमबारी कर देता है और ये सब कुछ ट्रंप की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दूसरे सीनियर अमरीकी अहदेदार ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा में एक चर्च पर गोलाबारी की तरफ इशारा किया, जिसके बाद सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया था और वजाहत तलब की थी। अहदेदार के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि हर रोज़ कुछ नया हो रहा है, ये क्या बकवास है। एक तीसरे अमरीकी अहदेदार ने बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर नेतन्याहू के बारे में शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे महसूस होता है कि नेतन्याहू की उंगली हमेशा बंदूक के ट्रिगर पर रहती है और वो हद से ज़्यादा खलल डालते हैं और वो कभी कभी उस बच्चे की तरह लगते हैं जो बात मानने को तैयार ही नहीं होता। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 6 अमरीकी अहदेदारों ने एक्सियोस को बताया कि अगरचे अमरीका की सालिसी में शाम में इस हफ्ते होने वाली कशीदगी को आर्जी जंगबंदी के जरिए रोक दिया गया, लेकिन हफ्ता ख़त्म होते होते व्हाइट हाउस नेतन्याहू और उनकी इलाकाई पॉलिसियों के हवाले से कहीं ज़्यादा परेशान नजर आया। तहम अमरीकी सदर ट्रंप ने अब तक अवामी सतह पर कोई तनकीद नहीं की और यह वाज़ेह नहीं है कि आया वो अपने मुशीरों की मायूसी और तशवीश में वाकई शामिल हैं या नहीं है। और यह बात भी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप शाम में इसराइल के हालिया इक़दामात के बारे में अपने मुशीरों की परेशानी को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि शाम में इसराइली बमबारी ने सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया को हैरान कर दिया था। ट्रंप को यह बात हरगिज़ पसंद नहीं कि वो टेलीविज़न ऑन करें और देखें कि एक ऐसे मुल्क पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं जहां ट्रंप अमन कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं और जहां अमन की बहाली के लिए ट्रंप एक तारीखी ऐलान भी कर चुके हैं। शाम में इसराइली हमलों के बाद 16 जुलाई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नेतन्याहू और उनकी टीम को बमबारी रोकने का कहा। नेतन्याहू ने इस शर्त पर रज़ामंदी जाहिर की कि शामी फ़ौज सवेदा से पीछे हट जाए, लेकिन तब तक तुर्की और सऊदी अरब समेत मुतादिद ममालिक ने इसराइली कार्रवाइयों पर ट्रंप इंतज़ामिया को सख्त पैगामात भेज दिए थे और कई सीनियर अमरीकी हुक्काम ने बराह रास्त सदर ट्रंप से नेतन्याहू की शिकायत कर दी थी। और एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक इन अमरीकी हुक्काम में शाम के लिए ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे टॉम बैराक और मशरिक़ वस्ता के लिए ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे, जो ट्रंप के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि व्हाइट हाउस में उमूमी तासुर यह है कि नेतन्याहू ने शाम पर बमबारी इसराइल की दुरूज़ अक़लियत और दाखिली सियासी दबाव की वजह से की। एक अमरीकी अहदेदार का इस पर कहना था कि नेतन्याहू का सियासी एजेंडा उनकी समझ पर हावी हो चुका है, ये तवील मुद्दत में उनके लिए एक बड़ी गलती साबित होगा। एक और अमरीकी अहदेदार ने कहा कि इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में अपनी साख को जिस हद तक नुकसान पहुंचाया है वो शायद खुद इसराइल पर अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। एक अमरीकी अहदेदार ने इंतहाई सख्त अंदाज में कहा कि इसराइलियों को अपनी अकल से काम लेना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शाम और गजा में चर्च पर हमले के अलावा मगरबी किनारे में इसराइली सेटलर्स के हुजूम की जानिब से फ़लस्तीनी निजात अमरीकी शहरी के कत्ल ने भी नेतन्याहू की प्रो सेटलर हुकूमत के खिलाफ ट्रंप इंतज़ामिया की नाराज़गी को मज़ीद हवा दी है। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हकबी ने इस हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए मुतअद्दिद बयानात जारी किए थे और वजाहत तलब की थी, जबकि हफ्ते को माइक हकबी ने मगरबी किनारे में मसीही आबादी का भी दौरा किया जिन पर इसराइली सेटलर्स ने हमले किए थे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि तवील अरसे से इसराइल के पुरजोश हिमायती समझे जाने वाले माइक हकबी ने इस हफ्ते इसराइली हुकूमत पर यह तनकीद भी की कि उन्होंने अमरीकी
एवेंजेलिकल ईसाइयों के लिए सफरी वीज़े हासिल करना मुश्किल बना दिया है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत को अमेरिका की जानिब से शाम पर बमबारी पर इस कदर सख्त रद्दअमल की तवक्को नहीं थी। एक सीनियर इसराइली एहलकार के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी मुद्दत सदारत के आगाज़ में नेतन्याहू की हौसला अफजाई की थी कि वो शाम के कुछ इलाकों को कंट्रोल में ले लें, और इससे पहले उन्होंने शाम में इसराइली मुदाखलत पर कभी कोई एतराज़ जाहिर नहीं किया था। इसराइली एहलकार ने जोर दिया कि इसराइल ने सिर्फ उस वक्त कार्रवाई की जब उसकी इंटेलिजेंस ने इशारा दिया कि शामी हुकूमत दुरूज़ अक़लियत के खिलाफ हमलों में मुलविस है। इसराइली एहलकार ने किसी भी अंदरूनी सियासी दबाव या मकासद को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका नई शामी हुकूमत को मुस्तहकम रखना चाहता है और ये नहीं समझता कि हम शाम में क्यों हमले करते हैं, हालांकि वहाँ दुरूज़ बरादरी पर हमले हो रहे थे। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इसराइल में दुरूज़ बरादरी के साथ हमारी कमिटमेंट है और ये हमले उसी का तकाजा थे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि शाम में अदम इस्तेहकाम ट्रंप इंतज़ामिया के लिए एक बड़ी तशवीश का बाइस बना हुआ है। हफ्ते को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दमिश्क की हुकूमत को अमन कायम करने और कत्ल व गारत रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। ताहम एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने एक्सियोस को बताया कि इसराइल को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो ये फैसला करे कि आया शामी हुकूमत अपने शहरियों और अपनी सरजमीन पर खुद मुख्तारी हासिल कर सकती है या नहीं। अमरीकी एहलकार ने कहा कि मौजूदा इसराइली पॉलिसी एक गैर मुस्तहकम शाम की जानिब ले जाएगी। इस सूरत हाल में न सिर्फ दुरूज़ कम्युनिटी बल्कि इसराइल खुद भी नुकसान उठाएगा। अमरीकी हुक्काम ने खबरदार किया कि नेतन्याहू की किस्मत और सदर ट्रंप की हिमायत दोनों किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती हैं, मगर इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ताहाल अमेरिका की जानिब से इसराइल की खामोश हिमायत जारी है और इस हिमायत की वजह से इसराइली फोर्सेस की गज़ा में कार्रवाइयाँ पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं और अब इसराइल की ज़मीनी फोर्सेस और टैंक्स पहली बार गज़ा के मरकज़ी शहर देरुल बला में दाखिल हो गई हैं, जहां लाखों बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं जो इसराइल की इस नई कार्रवाई से एक बार फिर बेघर होने पर मजबूर हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी इमदादी तंजीमों के दफातर भी इस इलाके में हैं। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बैनुल-अक़वामी उमूर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इसराइल के इत्तेहादी समझे जाने वाले तकरीबन 25 ममालिक ख़त लिख रहे हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस रिपोर्ट कर रही है कि ट्रंप इंतज़ामिया में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि कभी नेतन्याहू शाम में हमला कर देते हैं, कभी वो ट्रंप की जानिब से बार बार ऐलान किया जाता है कि इस हफ्ते डील हो जाएगी गज़ा की सूरत हाल पर, मगर वो डील नहीं होती है और वो मज़ीद पेशकदमी करते हैं। क्या वाकई नेतन्याहू को नहीं रोका जा सकता और ये न्यूज़ रिपोर्ट्स जो हैं इसके बावजूद ट्रंप इंतज़ामिया भी कुछ नहीं करेगी? जी शुक्रिया। देखें, ऐसी बात नहीं है कि रोका नहीं जा सकता। इसमें थोड़े डायनामिक्स होते हैं कि इज़राइल जो है इन तमाम मुल्कों का एलाई भी है। जिन बेशतर जो मुल्क हैं, जो अमेरिका और जो एलाइज़ हैं, यूरोपियन जो इत्तेहादी ममालिक हैं, उनका इज़राइल एलाई है। तो आप एलाई को मतलब डायरेक्टली आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते ऑफिशियली। तो ये लीक्स होती हैं जो डिलिबरेट लीक्स हैं, जैसे आपने एक्सियोस की रिपोर्ट का हवाला दिया, जो बेसिकली इशारा देती हैं कि भाई अब आप बैक ऑफ कर दें, और फिर जाहिर है प्राइवेटली भी ये बात की जा रही है। फिर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इसराइल के अंदर जो है इत्तफाक राय नहीं है। जो हुकूमती धड़ा है बेंजामिन नेतन्याहू जो का, उनका और उनके जो फार राइट एलाइज हैं, वो उनका एक मौक़िफ़ है और उसके अंदर भी दरारें हैं, यानी ये कोलिशन है। फिर कोलिशन के बाहर भी जो इशू है वो एक सियासी जो है ना इख्तलाफ है कि भाई क्या किया जाए। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि हाँ भी उसको रोका नहीं जा सकता या ट्रंप इंतज़ामिया उनको रोकना नहीं चाह रही। सिर्फ ये है कि कोई भी मुल्क किसी एलाई को अगर जो है वो कोई डिवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, जैसे शाम के हवाले से है, अब गज़ा के हवाले से है, इन तमाम ममालिक का ये कहना है कि भाई देखें अब जो है वो आप जंग जीत चुके हैं, अब मज़ीद जो है इस जंग का कोई एपेटाइट नहीं है इंटरनेशनल अरीना के अंदर, और इस वजह से उन पर भी दबाव आ रहा है कि भाई आप इस जंग को ख़त्म करें। अमेरिका के अंदर इस जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो मागा बेस है उसके अंदर इख्तलाफात हैं कि भाई ये क्या किया जाए। तो ये इख्तलाफात जिनका हवाला मैंने इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, वो अमेरिका के अंदर भी मौजूद है और दबाव आ रहा है सदर डोनाल्ड ट्रंप पे, इस वजह से किया जा रहा है। अब जाहिर है एक मुल्क जब एलाई होता है तो आप उसको पब्लिकली डिस्पैरेज नहीं करते, ज़्यादा आप लीक्स इस तरह की जो है ना जारी करते हैं ताकि आप दूसरी साइड का बिहेवियर चेंज कर सकें। और सब और इस सूरत हाल में जबकि ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ख़ुद मगरबी जो ममालिक हैं उनके अवाम में जो इसराइल के लिए की जो मकबूलियत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो इवेंचुअली ये प्रेशर उन ममालिक की हुकूमतों पर और इत्तेहादी होने की वजह से इसराइल पर होता नज़र आएगा। आपको लगता है कि इवेंचुअली
जल्द कोई डील ऐसी हो सकती है जिसमें अमन की तरफ बढ़ा जा रहा हो, चाहे वो गजा में हो या जो इसराइल दीगर ममालिक पर हमले कर रहा है या जिसके ताल्लुकात ख़राब है? जी, मैं समझता हूँ कि ऐसा ही है। सिर्फ यह है कि वक्त लगता है कि इन चीज़ों को समेटने में और तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंक्रोनाइज करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। इसमें टर्की का मौक़िफ़ है, इसमें जो है सऊदी अरब का मौक़िफ़ है, इजिप्ट जॉर्डन का मौक़िफ़ है। तो इन सब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू सीरिया को लेके बिलफर्ज हम यानी फॉर एग्जांपल हम सीरिया की बात करते हैं, सीरिया के अंदर जो है अमेरिका के कुछ अहदाफ हैं। वो ये है कि ये जो हुकूमत आई है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इसराइल का ये है कि उनको इस हुकूमत पे शक है कि वो उनके जो इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उनके लिए ख़तरा है। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। लेकिन अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई हम इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू को तो जाहिर है एलाया लेके चलेंगे, लेकिन हमें बाकी लोगों के स्टेक होल्डर्स जो हैं, मजमूई तौर पे खित्ते की जो हालत है, फिर आलमी सतह के ऊपर इसको कैसे देखा जा रहा है एज अ सुपर पावर, अमेरिका को उन सब चीज़ों को अपने जो स्ट्रेटजी है उसमें फैक्टर इन करना पड़ता है। तो आई थिंक इस वजह से जो है दबाव बढ़ेगा और जो है जाहिर है ये हम चल नहीं सकता, क्योंकि देखें अल्टीमेटली इसराइल जो है वो अमेरिका का एलाय है। वो इसराइल के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी दो मकतबा फ़िक्र हैं। एक वो है जो हुकूमती जो है अपना जो पार्टी है, कोalition है, उसके साथ है, जुड़ा हुआ है। उनका मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका जो है वो हमें जाहिर है किसी चीज़ से मना करता है, लेकिन हमारे पास रूम फॉर मनूवर है, तो हम जो है जारी रखते हैं अपनी स्ट्रेटजी, और जब बहुत ज़्यादा दबाव आएगा तो हम बैक ऑफ कर जाएंगे। दूसरी जानिब इसराइल के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप जो है हमारे स्ट्रेटिजिक जो अलायंस है अमेरिका के साथ, मगरब के साथ और मजमूई तौर पे आलमी दुनिया के अंदर, आप उसके साथ खेल रहे हैं, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो ये एक डिबेट इसराइल के अंदर भी चल रही है जिसको हम अमूमी तौर पे बाहर की दुनिया नहीं देखती, और देखने की ज़रूरत है। तब पता चलता है कि हाँ भाई किस कदर हम करीब हैं इस सारे मामले को समेटने में। बहुत शुक्रिया कमर बुखारी, आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान में अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ इमरान खान ने पार्टी क़यादत को हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाजी तहरीक शुरू करने और 5 अगस्त तक उसे उरूज पर पहुंचाने की हिदायत कर दी है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मुकदमात के फैसले आना शुरू हो गए हैं, जिसमें अब बराह रास्त असेंबलियों में मौजूद सियासी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। आज अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चर और कौमी असेंबली के रुकन अहमद चट्ठा समेत दीगर अफराद को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जिसके बाद पंजाब अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर और MNA अहमद चट्ठा नाअहल हो जाएंगे। और पहले ही इस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को 9 मई के मुकदमात में नाअहल किया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख की अदालत ने 2.5 साल बाद 9 मई को मियांवाली के थाना मूसाखेल में तोड़फोड़ और हंगामाराई के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। मुकदमे में हंगामाराई, तोड़फोड़ और थाने की इमारत को नजर आतिश करने के इल्जामात हैं। अदालत ने 100 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर और कौमी असेंबली के रुकन अहमद चट्ठा समेत 36 PTI कारकुनों को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अहमद खान बच्चर और अहमद चट्ठा को 10 साल कैद के साथ 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म भी सुनाया है। अदालत ने अहमद खान बच्चर समेत मुकदमे के 32 मुल्जिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर समेत कोई भी मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। इसके अलावा लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी समेत 14 मुल्जिमान के खिलाफ शेरपाव पुल पर हंगामा आराई और जलाओ घेराव के मुकदमे में हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अप्रैल में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को हुक्म दिया था कि वो 9 मई के केसेस की कार्रवाइयों को 4 माह के अंदर मुकम्मल कर लें, जिसके बाद इस हवाले से अदालती कार्रवाइयों में तेज़ी आई है। इससे पहले 30 मई को इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने PTI के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल लतीफ़ और साबिक रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली वज़ीरज़ादा कैलाशी समेत 11 अफराद को 9 मई के मुकदमात में दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम में 10-10 साल कैद की सज़ा। आज पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर को सज़ा होने पर रद्द अमल देते हुए इमरान खान की बहन हलीमा खान ने कहा कि अदालतों ने अपना मजाक बना लिया है।
खौफ में ये पागल हो गए, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। ज़मीर ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपको लग रहा है कि 5 अगस्त की जो इमरान खान की कॉल है ये सारा उसकी वजह से किया जा रहा है? पता नहीं, ये जो सजाएं दे रहे हैं, सजाएं दे देंगे, सजाएं जल्दी से दे देते हैं। रातों को कोर्ट लग रहे हैं, फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। ये अदालतों को खुद नहीं ख्याल आ रहा है, अदालतों ने अपने आप को का मजाक बना दिया है। इनको ऑर्डर आता है लिखा हुआ, ये दे देते हैं। जुल्म कर रहे हैं, जजेस के हाथों जुल्म हो रहा है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने आज PTI वर्कर्स और रहनुमाओं को सजा होने पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि सरगोदा की दहशतगर्दी अदालत का आज का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। मलिक अहमद बच्चर और अहमद चट्टा समेत 32 अफराद को सजा कानूनी अमल पूरा होने पर सुनाई गई है। इसके अलावा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से कहा है कि एहतजाजी तहरीक को इमरान खान खुद लीड करेंगे। अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया है। आज को लीड कौन करेगा? खान साहब खुद लीड करेंगे, यही उन्होंने कहा। मैं जेल से खुद लीड करूंगा, हिदायत वो देते रहेंगे। देखिए फिलहाल तो मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए बड़ा टाइम दे दिया, बट कुछ नहीं हो सका। लेकिन एनीवे मुज़ाकरात हो जाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन हुए नहीं और हो नहीं रहे। अब मुज़ाकरात का मेरा ख्याल टाइम ख़त्म हो गया। अब जो कुछ होगा खान साहब ने हिदायत देंगे। कारकुनों की बहुत सारी तादाद निकालने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए लोगों को निकाला नहीं जाता, लोग खुद निकलते हैं और लोग निकलेंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात पर PTI का अंदरूनी तनाज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और उम्मीदवारों की फहरिस्त खुद इमरान खान ने फाइनल की थी या नहीं, इस पर पार्टी क़यादत से सवालात हो रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि ये लिस्ट 27 मार्च 2024 से फाइनल थी। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि जो लिस्ट इमरान खान ने फाइनल की थी उस पर कोई शकूक व शुबहात हैं। जबकि आज सेनेट उम्मीदवारों की लिस्ट से मुतालिक सवाल पर इमरान खान की बहन उस्मा खान ने बैरिस्टर सैफ की लिस्ट की तस्दीक करते हुए कह दिया कि इमरान खान ने कहा था कि बैरिस्टर सैफ को मैंने बता दिया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जबकि अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान के बेटों के पास नाइकॉप है, उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं KP में, उस पर खान साहब ने कोई बात की? मुझे किसी ने कहा जी आप इस पे कमेंट क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा मेरे भाई ने बड़ी समझदारी से मेरी बहनों को कुछ नहीं कहा पिछली मुलाकात में, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई ना बात निकले। उन्होंने एक किस्म का मना कर दिया, हमारे से डिस्कस नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। मेरी बहन कह रही है हमारे से उन्होंने पिछली दफ़ा हमारे से कोई डिस्कस नहीं किया। इसके मैं कहा जी बैरिस्टर सैफ को अपने बता दिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खान साहब के बच्चे कब पाकिस्तान आ रहे हैं? बिल्कुल, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं। वो आएंगे, वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं। उनके पास नाइकॉप है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है और जो उनको धमकियाँ दी गई हैं उनसे कोई नहीं घबरा रहा। दूसरी तरफ पर बात करेंगे हमारे साथ सीनियर साहब रज़ाकार आसमा शराजी साहब और वसीम अतामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा आप बताइएगा, ज़ाहिर दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब हीट बढ़ाई जा रही है। इमरान खान साहब 5 अगस्त का कह रहे हैं कि हतमी तौर पर और उरूज पर पहुंचेगी ये तहरीक। बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे हैं लोग निकलेंगे। दूसरी तरफ से 9 मई के मुकदमात के फैसलों में तेज़ी अब अरकान असेंबली डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ज़ाहिर 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि PTI रिसीविंग एंड पर है। ऐसा लग रहा है आपको कि माहौल बन रहा हो जिसमें PTI अब फाइनली प्रूव करे और जिसकी वजह से रियासत कोई प्रेशर फील कर रही हो और ये फैसले आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। जहाँ तक माहौल बन रहा की आपने बात की है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से तहरीक चलने के पूरे जिसे अवामिल या किसी भी सियासी जमात के लिए जो अवामिल होते हैं कारफरमा वो पूरे मौजूद हैं और एक पूरी तहरीक जो है वो अगर चाहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो शुरू कर सकती है। लेकिन उसमें असल ये नहीं, अगर आप महंगाई की बात कर लें, अगर आप सोशल इशूज़ पे जिस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बात नहीं कर रही, ना वो महंगाई के मसले को उठा रही है, सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है या जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है, बल्कि उसी पर ही फोकस है। लेकिन अगर आप देखें कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस पूरी तहरीक के लिए एक साजगार माहौल जो कि बना हुआ है और लोग उनके कहने पे निकल सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई भी इस वक्त जो तालिब इल्म है सियासत का वो आपको जवाब दे सकता है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तंजीमी बुनियादों के ऊपर बिल्कुल भी कोई उनकी एफर्ट्स
एफर्ट्स नहीं है, कोई उनके जो जिसे कहना चाहिए जो बेसिक तंजीम होती है वो मौजूद नहीं है। गो के उनके MNAs भी हैं, गो के उनके सेनेटर्स भी हैं, गो के उनके अरकान सूबाई असम्बली भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी तंजीम नहीं कि लोगों को बाहर निकाला जा सके। और उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं। मसलन अभी आप देखिए कि जो सेनेट इलेक्शंस के अंदर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत के साथ कम अज़ कम अपने 7 अरकान जो थे वो मुंतखब करा सकती थी, मगर उन्होंने विड्रॉ किया और उनके एक जो मुराद सईद साहब मुंतखब हुए हैं वो भी एक समझे कि एक खामोश समझौता है जो कि किया गया है। और उनके बदले में आप देखिए कि कौन से लोग जो है वो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब होकर आए हैं। वो एक समझौता क्यों किया गया? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि उनके अंदर जो इत्तेहाद और जो एक लड़ाई झगड़ा है, इत्तेहाद की कमी है, लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है, उसकी बुनियाद के ऊपर तंजीम साजी जो है वो उनकी मौजूद नहीं है और उसी बुनियाद के ऊपर वो तहरीक चलाने के लिए शायद तैयार नज़र नहीं आते हैं और उनको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि 9 मई के फैसलों के बाद जाहिर है कि एक खौफ कारकुनों के दिल में भी है और उसके साथ साथ जो उनके अरकान असम्बली भी हैं। मसलन पंजाब असम्बली के जो बच्चर साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, इसी तरह से कुल तकरीबन 52 के करीब अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, जिनके ऊपर 9 मई के केसेस जो हैं उनकी तलवार लटक रही है। और जाहिर है कि ये महदूद नहीं रहेगी। अगर कल को जो कि 4 महीने की डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी होने वाली है, इन फैसलों के तेजी आएगी और तेजी का नतीजा ये निकलेगा कि ये नाअहल हो सकते हैं और अगर नाअहल हो सकते हैं तो जाहिर है कि उनकी सियासत जो है उसको और ज़्यादा धचका लगेगा। तो ये एक पूरी तरह से ये सिचुएशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तरीके से तैयारी के बावजूद भी वो शायद बाहर निकलने के लिए इस वक्त तक जो है लगता ऐसे नहीं है कि कोई तहरीक जो है वो शुरू करने की पोजीशन में है। बताइए आप सब, आप क्या कहिएगा? आपको लग रहा है कि कोई क्योंकि अभी तक जो कुछ किया तहरीक इंसाफ ने उसमें सड़कों पर आए तो कामयाब हुए नहीं, जिनसे बात करना चाहते थे उन्होंने बात की नहीं, कोई रास्ता आपको निकलता नजर आता है या ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कतई तौर पे नज़र नहीं आ रहा, बल्कि 26 नवंबर की निस्बत अगर आज एक तकाबुली जायज़ा लें तो तब तो फिर कुछ अवामिल थे इस बात का यकीन करने के लिए कि शायद सूरत हाल कोई ऐसा मोड़ इख्तियार कर ले कि ये पलड़ा तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाए। अब तो बहस का रुख ही तब्दील हो गया है। अब तो वो हादसे से बड़ा सानहाय हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो क्राइसिस का सामना है मेरे ख्याल में वो ये है कि उनकी डेवलपमेंट्स ना सिर्फ ये कि दूसरी साइड को परेशान नहीं कर रही, बॉदर नहीं कर रही, कंसर्न नहीं कर रही, तस्करे में भी नहीं है मामला। ये आप देखिए, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो 22 जुलाई है और 5 अगस्त 13 दिन बाद बकौल उनके उन्होंने तहरीक को पीक पे लेके जाना है। कतई तौर पर कोई माहौल नज़र नहीं आता। तो ना सिर्फ ये कि सूरत हाल कोई ऐसा रुख नहीं दिखा रही मेरी नज़र में कि जिससे ये लगे कि ये तहरीक इंसाफ की तरफ मामला पलटने का ज़रा सा भी इम्कान है, बल्कि ये लगता है कि तमाम तरह अवामिल उस तरफ जा रहे हैं कि जिससे लगता है कि तहरीक इंसाफ जिसके लिए वैसे ही स्पेस बहुत कम हो गई है, ये सब एक अगले मरहले पर जा रहे हैं उनके खिलाफ और इसके नतीजे में होगा कि उनके लिए स्पेस मज़ीद कम और निज़ाम की गिरफ्त हर एतबार से मज़ीद मजबूत नज़र आएगी। और तहरीक इंसाफ खुद भी इसमें बैड फॉर देम कि वो तमाम अवामिल दे रही है, तमाम वजूहात दे रही है। अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि कोई बात ना करे पब्लिकली पार्टी के खिलाफ, वो भी आज बात करती हैं। पार्टी में हर बंदा दूसरे बंदे को शक्की नज़र से देख रहा है, हर बंदा दूसरे को तीसरे का एजेंट समझता है। कोई ऐसा फैक्टर मुझे आज की तारीख में नज़र नहीं आता बैरूनी या बैनुल अक़वामी जिसकी बिना पर यह तज्ज़िया किया जा सके कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी विंडो खुलने लगी है। आसमा ये बताइएगा कि बेटों का जिक्र ज़ाहिर आज अलीमा खान साहबा ने दोबारा किया कि नाइकॉप है और वो आ सकते हैं। बेटों से लेकर जब पहले ये स्टेटमेंट आया था तो बहुत ज़्यादा बात शुरू हो गई थी कि जी अब, और हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, कंट्रोवर्सी बनी। आपको लग रहा है कि ऐसा होगा और फिर उससे एक मोमेंटम बन सकता है या उसका भी चांस है? नहीं, अलीमा खान साहबा कह देती है मगर ऐसा होगा नहीं। मेरा ख्याल है अलीमा खान साहिबा का जो बयान है कि उनके साहबजादे पहले अमेरिका जाएंगे फिर वो वापस आएंगे, यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की बात ज़रूर की है मगर उन्होंने तहरीक को लीड करने की बात नहीं की। और अगर आपने सुना हो तो आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद हैं, अलबत्ता ये
कि अब सिर्फ तहरीक जो है वो चलेगी और इमरान खान साहब जेल के अंदर से खुद उसको लीड करेंगे। अब ये दो बयानात को अगर आप सामने रखें तो इसका मतलब ये है कि कासिम और सुलेमान अगर आएंगे भी तो वो सिर्फ मुलाकात के लिए आएंगे, और उसमें बहुत बड़ा अगर है। और अगर ये तहरीक चलेगी तो इस तहरीक के अंदर इमरान खान साहब जेल से खुद लीड करेंगे। वो खुद कैसे लीड करेंगे, इसका मतलब ये है कि बतौर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी हाथ उठाए हैं कि कोई और लीड नहीं कर सकेगा सिवाय इमरान खान साहब के। और इमरान खान साहब पहले जिस तरह से लीड करते रहे हैं, पहले बुशरा बीबी साहिबा बाहर थी और उन्होंने एक पूरा जो 26 नवंबर का एहतजाज था उसको लीड किया था, उसमें भी फिर आपने देखा कि किस तरह से इख्तलाफात सामने आए थे। इस वक्त सिवाय अलीमा खान साहिबा के या उनकी पार्टी के और एक दो लोगों के मुझे तो कोई और नज़र भी नहीं आता जो कि इस एहतजाज को लीड करे। तो इमरान खान साहब खुद कैसे लीड करेंगे, यही वो सबसे बड़ा बयान है जो कि इस पूरे मामले को मुबहम बना रहा है कि किस तरह से तहरीक जो है वो आगे चलेगी, जिसको 5 अगस्त को पीक पे पहुंचना है। अब उस पीक के लिए जो छोटी मोटी तैयारियां होनी थी वो भी नहीं हो पाएंगी। और अगर आप देखें पंजाब की जो उनकी सदर हैं आलिया हमजा साहिबा, उनके खिलाफ भी 9 मई का केस है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन सारे केसेस का फैसला होना है। अब ऐसी सूरत में किस तरह से ये तहरीक चलेगी, इमरान खान साहब कैसे अंदर से लीड करेंगे, बैरिस्टर गौहर साहब नहीं होंगे, अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे, गंडापुर साहब जो हैं वो किस तरह से करेंगे, ये मेरा ख्याल है बहुत सारे सवालात हैं। और इन सारे सवालात के जवाबात जो हैं अगर हम पीटीआई के लोगों से पूछें तो उनके पास भी इनके जवाबात मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह के मुबहम अंदाज में कैसी तहरीक चलेगी इसका फैसला आप कर सकते हैं। ये मतलब आप बताइएगा कि कोई क्लैरिटी आपको नज़र आती है जब आप बात करते हैं पीटीआई में अपने ज़राए से भी, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये है, मरीम नवाज़ साहिबा जब सड़कों पर निकली तो उनका अपना सियासी कद भी बना, इम्पैक्ट भी डालने में कामयाब हुई। बुशरा बीबी जब मुख्तसर अरसे के लिए जेल से बाहर आई और वो लीड कर रही थी तो हमें नज़र आया कि पीटीआई के कारकुन कहते थे कि बुशरा बीबी की बात मानी जाएगी, और वो पूरा तनाज़ा क्रिएट हो गया जिसमें अली बिन गंडापुर साहब काफ़ी अनपॉपुलर भी हुए क्योंकि उनके खिलाफ सारा का सारा बयानिया बन गया था। इसका कोई इम्कान नज़र आता है कि कासिम और सुलेमान आएँ और किसी भी तरीके से मोबिलाइज करें, और क्या तहरीक इंसाफ खुद ये चाहती है? मुझे बहुत मुश्किल लगता है। एक तो ये कि गुफ्तगू करके ये अंदाज़ा होता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अलीमा खान साहिबा से भी, और कल तक जब बुशरा बीबी साहिबा बाहर थी तब उनसे, और आज अलीमा खान साहिबा से सीनियर तरीन क़यादत की सतह पर लोग ना सिर्फ ये कि खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, बल्कि नाला हैं और उनको हर हवाले से ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुझे ज़ाती तौर पर अभी इससे पहले जो अमेरिका जाएंगे बच्चे, और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो वो रिस्पॉन्स देखेंगे उसकी बुनियाद पर वो ये फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है या नहीं आना। और अगर वो आते भी हैं तो क्या उस अंदाज से जिसका पैरेलल खुद पीटीआई ड्रॉ के कुछ दोस्त हमें ड्रॉ करते नजर आए कि 30 अप्रैल 1986 था और जिया साहब अपने इख्तिदार पे बैठे थे और बेनज़ीर साहिबा आ गई थी और मीनार पाकिस्तान लैंड की और एक बड़ा इस्तकबाल हो गया। क्या उसके आसपास की भी कोई सूरत हाल बनेगी? मेरा ख्याल है नहीं बनेगी। आपने माजी करीब की भी कुछ मिसालें दी हैं और हमने पाकिस्तान की तारीख में सब कुछ होता हुआ देखा है, लेकिन बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न मुझे लगता है कि बहरहाल ये मामला अब एक बहुत दूसरा, बहुत आगे का रुख इख्तियार कर गया है और इसका हालिया तारीख से उस अंदाज से कंपैरिजन नहीं बन पाएगा। तो फ़िलहाल कोई ऐसा कैटलिस्ट नज़र नहीं आता जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को एकदम मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे, इख्तलाफात पीछे चले जाएँ, सब एक हो जाएँ और मामला आगे बढ़ जाए। मुश्किल नज़र आता है। बताए मगर मुझे बताएगा कि इसका मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ अब वो नहीं रही, या मसला है कि पीटीआई के जो अंदर के इख्तलाफात जिस पर बात हो रही है वो वजह है और कोई लीडर नहीं है लीड करने के लिए? जी, मेरा ख्याल है कि उनके अंदर के इख्तलाफात तो है ही हैं, लेकिन एक ही वक्त में इमरान खान साहब हो या उनकी जमात हो, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन भी चलाना चाहते हैं। अभी जो कासिम और सुलेमान की बात हो रही थी, ये क्यों मशरूत किया गया है कि वो पहले अमेरिका जाएंगे और फिर अमेरिका से वो वापस पाकिस्तान या अमेरिका से होके वो पाकिस्तान आएंगे। ऐसी क्या वहाँ पर उनकी मसरूफियात होंगी? कहा गया कि वो कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे, लॉबिंग करेंगे। क्या उस लॉबिंग का कोई फ़ायदा उनके पाकिस्तान आने पर इमरान खान साहब को हो पाएगा? और फिर क्यों अमेरिका के अंदर लॉबिंग की जो है वो ज़रूरत है? फिर ये भी कहा जा रहा है पीटीआई के हलकों में कि अगर वो आते हैं तो शायद उनके साथ एक बड़ी तादाद में इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आ सकते हैं। तो अगर वो आ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी मौजूदगी में एक इन्वायरमेंट जो है वो बनाई जाएगी या उसका इम्कान है, और फिर हो सकता है कि वो अपना फ़ैसला करें कि वो लीड भी कर सकते हैं। मगर ये वो सारी चीज़ें जो कि
इस बात से जुड़ी हुई हैं कि कासिम और सुलेमान साहब को वहाँ पे क्या नज़र आता है, अमेरिका के अंदर क्या उनको अचीवमेंट जो है उसके इम्कानात नज़र आते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है अहम पहलू है। और अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उनको अब तक के जो मतलूबा नताइज हैं वो मिल सके हैं, और आगे भी उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। आप इस पर तबसरा कीजिएगा, हालात का होना, अगर लीडरशिप मौजूद भी हो, इसके अलावा जो है क्या माहौल का मसला है या पार्टी के इत्तेहाद और लीडरशिप के ना होने का मसला है? जी आपने कहा ना कि फ़रीक़ मुखालिफ का मसला ज़्यादा है पार्टी के अंदर, तो वो पंजाबी तो मेरी नहीं इतनी अच्छी, लेकिन वो शहर के लोग बिल्कुल जालिम हैं, लेकिन मरने का शौक़ यहाँ भी बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा है। और एक और मसला है कि वो होता है ना, आप एट टाइम्स आप अपनी ही क्रिएशन के विक्टिम बन जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सोशल मीडिया पर एक ख़ास अप्रोच रखी है और उसके उनको माजी में फ़वाइद भी हुए हैं। अब वो अपना उसका इस तरह बन गया है कि जब भी अगर आपने मामलात को आगे बढ़ाना है तो कहीं आपने टोन थोड़ी सी हल्की भी करनी है, कहीं आपने कुछ लेना है कुछ देना है, कहीं आपने एक सर्टेन टाइम तक सिर्फ देना है लेने की उम्मीद पर, फिर सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपको कब देना है कब लेना है। ये एक पाकिस्तान के निज़ाम की कुछ रियलिटीज़ हैं। अब यहाँ मसला ये है कि हर लीडर इस बात से बाकायदा खाइफ नज़र आता है कि जहाँ हमने नेक नियति से भी कहीं अगर थोड़ी सी अप्रोच कम की, एक सुर भी गिराया, तो एक सुर गिरने के नतीजे में 1 लाख जो गालियाँ पड़ेंगी, और गालियाँ भी अगर बर्दाश्त कर ली जाए तो ये भी गद्दार समझेगा, वो भी गद्दार समझेगा, और ये ना हो कल को खान साहब भी गद्दारी समझ लें तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाए। तो फिर कोई भी इस समत में एक कदम आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे अवामिल ऐसा लगता है कि ये, और दूसरी तरफ निज़ाम भी बहुत क्लियर है यहाँ स्पेस ना देने के हवाले से, वो भी कोई बीच का रास्ता निकालने के मूड में नहीं है, जिसका वाज़ेह सबूत और कोई छोड़ दीजिए अलीमा खान साहिबा का खुद का ये बयान है, जिसमें वो ऑन रिकॉर्ड जब वो कहती हैं कि हमें बताएं तो सही कि आपको चाहिए क्या है। हमें तो 2 साल में किसी ने बताया ही नहीं कि हमें क्या आपको चाहिए क्या है। तो ये क्लैरिटी के साथ बात का एक तरीके से एतराफ़ है कि दूसरी साइड से कोई सॉलिड ऑफर आई ही नहीं है। मुस्तक़बिल करीब में भी आने का इम्कान मुझे नहीं नज़र आता। बहुत शुक्रिया राजिदा जी, आपने सुना। तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।